हेलो दोस्तों, मैं नीरज सोनी एक बार फिर से आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने आधे नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन कर लिया था और आज की क्लास में हम बचे हुए नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के समावेश से जुड़े हुए हैं, अर्थात कल्याणकारी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार जो हैं संकुचित अवधारणा है और किसी राष्ट्र और राज्य तक सीमित हैं। अनुच्छेद 45 का अध्ययन कर लिया था हमने। आज हम अनुच्छेद 46 का अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 46 में क्या है। इसके बाद हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर की बात भी करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है और कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 46 कहता है ST/SC समाज के दुर्बल वर्ग को शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, मतलब समाज के जो दुर्बल दलित वर्ग हैं उन्हें, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। क्योंकि पहले ऐसा था कि दलित वर्ग को और स्त्रियों को शिक्षा की क्या थी, शिक्षा नहीं दी जाती थी। वैदिक काल में हमने पढ़ा कि वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थिति धीरे धीरे घटती गई। वर्तमान समय में आधुनिक भारत में भी हमने पढ़ा है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत सारी लोपामुद्रा ऐसी स्त्रियों ने आकर क्या किया है, स्त्रियों के उत्थान के लिए प्रयास किया है। ठीक है, यही है, इसीलिए कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग, जो दलित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। लेकिन ये बाध्य योग्य नहीं है, राज्य इसके विषय में नियम बनाएगा। इसके बाद क्या हो जाएंगे, ये लागू हो जाएंगे। ये स्वतः अपन को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व हमें स्वतः प्राप्त नहीं होते। राज्य इन्हें लागू करता है, इसके पश्चात ये हमें प्राप्त होते हैं। चलिए चलते हैं, अनुच्छेद 47 की बात करते हैं। अनुच्छेद 47 में प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्राथमिक कर्तव्यों की बात करें तो प्राथमिक कर्तव्य कितने हैं, मान लो 3 हैं। कौन कौन? जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य की सुविधाओं की व्यवस्था अर्थात स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, और पोषण स्तर में सुधार। देखिए, अनुच्छेद 47 की बात करते हैं पहले कि अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है। प्राथमिक कर्तव्य तो जीवन स्तर में सुधार। तो नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ऐसे अधिकार और ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे आपको क्या हो, आपको शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो जाए। क्योंकि अनुच्छेद 45 में हमने पढ़ा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। दूसरा क्या कहता है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था अर्थात आप लोग अस्पताल जाते हैं तो 5 रुपये की आपकी टिकट कटती है और आपका फ्री में इलाज होता है। यही स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। लेकिन आज के समय में, कोरोना के समय में थोड़ी सी स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्बलता आ गई है, थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई है, लेकिन हाँ, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अपना पूरा 100% दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं, पोषण स्तर में सुधार। अब पोषण स्तर में सुधार की बात करें तो बच्चों में क्या है, पहले कुपोषण की संख्या, कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वर्तमान समय में हमने पोषण स्तर में काफ़ी सुधार किया है। इसके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे आंगनवाड़ी योजना राज्य की योजना है। और अगर हम बात करते हैं मिड डे मील योजना, जो 2 अक्टूबर 1995 में चालू हुई है, 2 अक्टूबर में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये जो सभी योजनाएं हैं जो पोषण स्तर में सुधार की बात करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या किया, मादक पदार्थों पर सेवन पर रोक लगाएगा। कौन? राज्य। अब ये बात योग्य नहीं है, इसीलिए तो अब देखिए, आपने सुना होगा कि बिहार में क्या है, बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मध्य प्रदेश में शराब जो है बिक रही है। तो ये राज्य का विषय है, अर्थात राज्य चाहे तो प्रतिबंध लगा सकता है और नहीं ना चाहे तो नहीं लगा सकता है। अफीम की खेती भी सहकारी संस्थाओं के द्वारा होती है, इसके लिए आपको परमिट बनवाना पड़ता है। तो ये राज्य का विषय है। राज्य चाहे तो मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगा सकता है और राज्य चाहे तो नहीं लगा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। राज्य कृषि पशुपालन के सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा।
अब इसका सीधा सीधा अर्थ सबको समझ में आ गया होगा। कृषि पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। अर्थात आप लोगों ने सुना होगा कि पशुपालन हेतु बहुत सारी योजनाएं चली। कुक्कुट विकास योजना, फिर केसला पोल्ट्री ऑपरेटिंग सोसाइटी की स्थापना, मत्स्य महासंघ की स्थापना 1969 में जो की गई है। बहुत सारी योजनाएं पशुओं के लिए और कृषि के लिए योजनाएं चालू की गई हैं, जिससे क्या हो, कृषि और पशु का विकास हो। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और जोड़नी है कि 48 में एक चीज़ और कही गई है कि गाय के जो मांस है या गाय जो पशु है उसके वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। याद रखेंगे, कहें कि गाय के पशु पर, विशेषकर गाय के पशु पर प्रतिबंध लगाया गया है कि उसका वध नहीं किया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि गाय के मांस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीफ कहते हैं। वीफ क्या कहते हैं, वीफ कहते हैं। चलिए, इसका अर्थ भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और 48 का, इसी में 48 का में क्या कहा गया है, पर्यावरण वन जीवों का संरक्षण करेगा। अब हमने एनवायरनमेंट के विषय में पढ़ा है कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, पेड़ अंधाधुंध हमने पेड़ काटे हैं, जिसकी समस्या आज हमें कोरोना के समय में भोगनी पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भूस्खलन की समस्या, भूकंप की समस्या उत्पन्न हो रही हैं। अगर आप विचार कीजिए, अगर ये केंद्र का विषय होता और ये हमारा मौलिक कर्तव्य न होता, अर्थात नीति निर्देशक तत्व में इन्हें न शामिल किया गया होता कि मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था कि हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य नहीं। हम अपने अधिकारों को ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जबकि कर्तव्यों को पूरी तरह से भूल गए हैं। अगर राज्य इसके विषय में नई नई योजनाएं और कड़ी प्रतिबंध बना दिए होते तो आज हमें ऑक्सीजन की समस्या से जूझना ना पड़ता। आप लोगों ने वन्य जीवों के संरक्षण की बात की है, तो वन्य जीवों का संरक्षण तो राज्य सरकार बहुत अच्छी तरह से कर रही है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। और पर्यावरण के संरक्षण के विषय में योजनाएं बना रही है। तो 48 का क्या कहते हैं, पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण करेगा। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 49 की बात करेंगे। चलिए, अनुच्छेद 49 क्या कहते हैं, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। तो सीधी सीधी बात है, आप लोगों ने खजुराहो देखा, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया 1986 में। ताजमहल आपने देखा था, ताजमहल अम्ल वर्षा के कारण थोड़ा सा धुंधला और पीला प्रतीत होने लगा था, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसे वो कर दिया गया है। इसका यूनेस्को में ये भी शामिल है, जिसकी वजह से इसकी क्या है, सुरक्षा बहुत तेज़ी से हुई है। वस्तुओं की सुरक्षा, स्थानों की सुरक्षा, जैसे राष्ट्रीय उद्यान जैव आरक्षित मंडलों में शामिल कर दिए गए हैं। सांची के स्तूपों की बात करें तो वो भी यूनेस्को में शामिल कर दिए गए। भीमबेटका का भी संरक्षण कर दिया गया है। ये सभी जो किए गए हैं, ये सब नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 49 के अंतर्गत किया गया है। राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का क्या करेगा, संरक्षण करेगा, और ये राज्य का विषय होगा, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 50 की बात करते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, ठीक है, कि कार्यपालिका अपने काम अलग तरह से करेगी और न्यायपालिका अपने काम को करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगी। पुनरावलोकन की शक्ति भी प्रदान की कर दी गई है इसे। और न्यायपालिका क्या करती है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय जा सकते हैं। जिसमें मैंने बताया था आप लोगों की कि न्यायपालिका जो है 5 प्रकार की रेटें जारी करता है, और जबकि उच्च न्यायालय जो है 6 रेटें जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, नीति निर्देशक संवैधानिक उपचारों को क्या है, संविधान की आत्मा कहा है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रेटें जारी की थी। और इसमें उच्च न्यायालय क्या करता है, 6 प्रकार की रेटें जारी करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, जिसमें 6वीं रेट है जो हाथों हाथ न्याय इंजेक्शन की बात करता है, अर्थात आपको हाथों हाथ न्याय की बात करता है। चलिए, अनुच्छेद लास्ट है, अनुच्छेद भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों का लास्ट है, अनुच्छेद 51 की बात करते हैं। तो देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। क्या करेगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। दूसरा क्या है, राज्य सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक
व न्याय संगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों की पालना को बढ़ावा देगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। सीधी सीधी बात है, भारत ने आज तक किसी भी देश के ऊपर पहले से हमला नहीं किया है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इसका पालन हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, राज्य सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और न्याय संगत व्यवहार को बढ़ा देगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अब हमारी विदेश नीति कितनी अच्छी है। कोरोना काल में सभी देश हमारी सहायता के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए और वैक्सीन के लिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, हमें सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारी विदेश नीति क्या है, बहुत अच्छी है। और ये क्या करती है, हमारे न्याय संगत व्यवहार को क्या करती है, प्रदर्शित करती है कि हमारा दूसरे देशों के साथ व्यवहार कैसा है। अगला देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों की पालना को बढ़ावा देगा। तो इसका पालन भी हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। जो हमारी नेपाल, आप लोगों ने सुना होगा डोकलाम विवाद की घटना सुनी होगी। तो डोकलाम विवाद जो हुआ था वो चीन और भारत और भूटान के मध्य हुआ था। जो भूटान का एक छोटा सा हिस्सा है डोकलाम, और जो भारत से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो नेपाल के साथ संधि थी कि हम नेपाल की आपत्ति के समय क्या कर देंगे, सहायता करेंगे, जिसका पालन किसने किया था, भारत ने किया था। और जैसे ही चीन के साथ भूटान का विवाद हुआ था तो हम क्या हुए थे, सबसे पहले उसकी सहायता करने के लिए आगे आए थे। जो सीधे सीधे दर्शाता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों की पालना करने में सबसे आगे हैं। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से होगा, अर्थात यूएनओ के द्वारा होगा। जब भी कोई विवाद, बड़ी विवाद की स्थिति दो देशों के मध्य उत्पन्न होगी तो हम क्या करेंगे, इसके बीच मध्यस्थता का सहारा लेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को मौलिक अधिकार बताया था तो मौलिक अधिकारों में जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि ये क्या है, एक राष्ट्र के अंदर बंधे हुए हैं, एक राष्ट्र की सीमा के अंदर बंधे हुए हैं और एक संकुचित अवधारणा है। ठीक है, जो हमें प्रदान की, कौन प्रदान करता है, भारत प्रदान करता है, देश प्रदान करता है, और ये स्वतः हमें प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्वतः हमें प्राप्त हो जाते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है, अर्थात भलाई के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और पोषण स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया है, बनाया गया है। चलिए पहला अंतर पढ़ते हैं जो इसमें लिखा है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों और राज्य के बीच में संबंध की विवेचना, तो नागरिकों और राज्य के बीच संबंध की विवेचना की गई है। सीधा सीधा मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा किसे, राज्य अर्थात यहाँ संघ की बात करेंगे तो केंद्र के द्वारा या संघ के द्वारा किसे प्रदान किए गए, नागरिकों को प्रदान किए गए। तो जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि नागरिकों और राज्य का संबंध कौन बताता है, मौलिक अधिकार बताता है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय नीति और राज्यों के मध्य है, अर्थात किसी भी राज्य का या किसी देश का दूसरे देश के साथ संबंध। मैंने अभी आपको बताया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखेगा, राज्य के सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और न्याय संगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। ये चीज़ें यही तो दर्शाती हैं कि नीति निर्देशक तत्व राज्य और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की विवेचना करता है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों और राज्य के बीच संबंध की विवेचना करता है। जो सीधे सीधे करता है कि ये जो मौलिक अधिकार है वो राष्ट्रीय महत्व का है, जबकि डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व को प्रदर्शित करता है। तो एक अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि नागरिकों का राज्य के साथ संबंध मौलिक अधिकार दर्शाता है, जबकि राज्य का अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के साथ संबंध डीपीएसपी दर्शाता है। अर्थात मौलिक अधिकार राष्ट्रीय महत्व का है जबकि डीपीएसपी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को और अंतर बताए होंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, पहला नंबर। दूसरे अंतर की बात करते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। नंबर तीसरा देखते हैं। ये मौलिक अधिकार जो नीति निर्देशक तत्व जब राज्य लागू कर देता है तब प्राप्त होते हैं। तो राज्य के लागू होने के बाद प्राप्त होते हैं और ये स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।
जैसे ही आप पैदा होंगे आपको ये अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, इसमें राजनीतिक मान्यता निहित है। अर्थात राजनीतिक मान्यता की राज्य सरकारें अगर जीतना चाहती हैं या वोट प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें कल्याणकारी भावनाओं से जुड़ना होगा, राज्य का कल्याण करना होगा, और ये कानूनी अधिकार से जुड़ी हुई है, कानूनी अधिकार से जुड़ा हुआ है। नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकारों के लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। और भी हैं, जैसे आप क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में भलाई के कार्यों से जुड़ा हुआ है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व का भलाई के कार्यों से जुड़ा हुआ है। और जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हैं, अधिकार प्रदान व्यक्ति के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे अंतर हैं। ठीक है, हमारा अगला विषय होगा मौलिक कर्तव्य। जो पॉलिटी की जो पूरी सीरीज़ है उसमें आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो उन्हें ज़रूर जाकर देखें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो RDS हॉटस्पॉट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।